नई बहू के एक कमरे का ससुराल। कोमल, आर यू क्रेजी? तुम एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जो हमारे स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। डैडी, आई एम फॉल इन लव विद शशि और मैं शशि से ही शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तो फिर शौक से कर दीजिए डैडी, मैं जा रही हूँ अपने शशि के पास। एक बार फिर से सोच लो कोमल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़े। शशि से शादी करके तुम्हें सारी जिंदगी रूखा सूखा खाने को मिलेगा और तब तुम्हारे पर रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। रंजीत अपनी बेटी कोमल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोमल ऐशो आराम को ठुकरा कर शशि के साथ शादी करके ससुराल चली जाती है, जहां उसकी सास सविता उसका गृह प्रवेश कराती है। आ जाओ नई बहू, हमारे इस छोटे से आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है बता दीजिए। बहू, यही तो एक कमरा है, मैं तेरे ससुर जी शशि और नेहा रहते हैं। जब कोमल को पता चलता है कि उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा है तो उसकी आंखों में बुने शादी के बाद के सपने टूट जाते हैं और उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है और वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, ओ गॉड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल एक कमरे का होगा। अरे इस कमरे से बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम था। पता नहीं मैं इस कमरे में कैसे एडजस्ट करूंगी। इसके बाद कोमल की सास सविता और ननद नेहा कमरे के बीचों बीच पर्दा डाल देती हैं, जिसके एक तरफ सविता, नेहा और हरी सोए थे तो वहीं दूसरी तरफ कोमल और शशि सोए थे। ससुराल वालों के सो जाने के बाद कोमल कहती है, शशि सो गए क्या? नहीं, कहो ना क्या बात है। मैं इस एक कमरे के ससुराल में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कितना कंजेस्टेड है ये कमरा। कोमल, तुम्हारे लिए ये कमरा नया है, मगर बहुत जल्द तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। शशि ने हिचकते हुए कोमल से ये बात कह तो दी, मगर उसके शब्दों में छिपी गरीबी साफ झलक रही थी। अगली सुबह 4 बजे घंटी की आवाज सुनकर कोमल की नींद टूट गई और वो कुड़कुड़ाते हुए बोली, ओ गॉड, ये शोर कौन मचा रहा है? अरे सासू माँ आप? हाँ बहू, आज शनिवार है ना, इसलिए पीपल में जल चढ़ाना है और आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए नहा धोकर पूजा पाठ कर लो। सास के कहे पर कोमल नहा धो लेती है और स्टोव पर सभी के लिए पहली रसोई में मीठा बनाकर खिलाती है। अरे वाह बहू वाह, नई बहू क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, ये ले तेरा शगुन। हाँ बहू, हलवा तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है, हर एक खाते ही मुंह में घुल मिल गया, ये ले शगुन। सविता और हरी कोमल को 51 रुपए देती हैं। थोड़ी देर बाद नेहा उसे छेड़ते हुए कहती है, तो भाभी बताइए कैसी रही आपकी कल की रात? अरे क्या खाक रात रहेगी, एक ही कमरे को किचन, बाथरूम, बेडरूम में बांट दिया है, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा ये। क्या हुआ कोमल भाभी, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं नेहा। ऐसे ही दिन ढलते गए। दिन रात कोमल की सास और ननद कमरे में ही रहती, जिससे कोमल चिड़चिड़ी हो चुकी थी। और फिर एक दिन सविता कहती है, नहीं बहू, अब जल्दी से मुझे दादी बना दे। ये घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। माफ करना माँ जी, मगर सारा दिन तो आप सभी गोंद की तरह कमरे में ही चिपके रहते हैं। इस एक कमरे में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। ससुर जी रात में लंबी लंबी खर्राटे खींचते हैं, जिस कारण सोना मुहाल हो जाता है और बची कुची कसर मच्छर खून पीकर पूरा कर लेते हैं। अपने घर पर मेरा अपना बड़ा बेडरूम था जहां मैं अकेले मजे से सोती थी, मगर इस एक कमरे के ससुराल में हर रात मुझे पैर सिकोड़कर सोना पड़ता है। फिर और जब मैं शशि के करीब आने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ? इस तरह बड़ी रंजिश के साथ कोमल अपनी परेशानी ससुराल वालों के सामने रखती है, जिसे सविता और नेहा चुप हो जाते हैं। अगले दिन नेहा नौकरी ढूंढने निकल जाती है, जहां उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अरे नेहा बेटी, आज तू पूरा दिन घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी? पिताजी, मैं नौकरी ढूंढने गई हुई थी और मुझे नौकरी मिल भी गई। एक अकेले भैया कितना सब करेंगे? इतनी महंगाई में कमरे का किराया, घर खर्च उठाना बड़ी बात है। एक अकेले के कमाने से जिंदगी किराए के कमरे में कट जाती है। बेचारी भाभी को कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है। कम से कम मैं कमाऊंगी तो वो पैसे सेव करके 2 कमरे का सेट खरीद लेंगे। अपनी ननद नेहा को खुद के लिए इतना सोचकर
कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने एक कमरे के ससुराल में ढल जाती और बीतते दिनों के साथ कोमल को अपना एक कमरे का कंजेस्टेड ससुराल कब कंफर्टेबल लगने लगता है उसे पता भी नहीं चलता। हर दिन सुबह के 5 बजे उठकर लाइट जलाकर बिना शोरगुल किए ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। तभी सविता की आंख खुल जाती है। नहीं बहू, तू उठ गई? जी माँ जी, और खाना भी तैयार हो गया है। अरे तूने खाना भी बना लिया और मुझे उठाया भी नहीं। सासू माँ, कल रात आप वैसे ही देर से सोई थी, इसलिए मैंने आपको उठाना सही नहीं समझा। अपनी बहू की बातों में फूट रही फिक्र को देखकर सविता को अच्छा लगता है कि कोमल उनके बीच धीरे धीरे घुल मिल रही है। तभी नेहा हड़बड़ाकर उठती हुई कहती है, अरे आज तो मेरी नींद ही नहीं टूटी। भाभी प्लीज बाथरूम से गंदे बर्तन निकाल लीजिए ना, मुझे नहाना है वरना मैं ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाऊंगी। नेहा, झूठे बर्तन तो मैंने सुबह ही मांज दिए थे, बाथरूम बिल्कुल खाली है और बाल्टी में पानी भी भर दिया है, जाओ नहा लो। अपनी भाभी का बदला स्वभाव देखकर नेहा उसे गले से लगा लेती है। थैंक यू सो मच भाभी। ऐसे ही कोमल का एक एक दिन एक कमरे के ससुराल में खुशियों भरा बीत रहा था। रात में जब शशि और नेहा घर आते हैं तो कोमल कमरे के एक कोने में बैठी भरी गर्मी में रोटी बना रही थी। उस घड़ी उसकी जुबान पर किसी भी तरह की कुड़कुड़ाहट नहीं, बल्कि एक अनोखी खुशी उभरी हुई थी। आ गए आप दोनों, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर सभी साथ मिलकर खाना खाएंगे। फिर कोमल सभी को खाना परोसती है। तभी बातों ही बातों में शशि कहता है, माँ, पिताजी, कोमल, आज इस कमरे में हमारी आखिरी रात है। मैंने और नेहा ने अपनी सेविंग्स से 2 रूम सेट का घर लिया है। कल सामान शिफ्ट करना है। अगले दिन सारा सामान नए घर में शिफ्ट करता है, मगर उस कमरे को छोड़कर जाते वक्त कोमल को अपनी खट्टी मीठी यादें याद आने लगती हैं, जब वो बहू बनकर उनके एक कमरे के ससुराल में आई थी। नए घर में आकर नेहा अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, अब तो आप खुश हैं ना? अब आपको एक कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी नेहा, मैंने हमेशा से लग्जरी लाइफ जी थी और अचानक से मैंने देखा कि मेरा ससुराल सिर्फ एक कमरे में सिमटा हुआ है, तो मैं ढल नहीं पाई। तुम्हें और माँ जी को बुरा भला कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सासू माँ, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया। ये जिंदगी दुख सुख दोनों से भरी हुई है। एक वो वक्त था जब हमें एक कमरे में दिन रात काटना पड़ा, मगर आज हमारे पास 2 कमरे हैं। सब कुछ भूलकर खुशी से शुरुआत करते हैं। आखिर में कोमल ने नए घर में आकर अपने ससुराल वालों के लिए खुशी से हलवा बनाकर उनका मुंह मीठा कराया और सभी ने साथ मिलकर नए घर में रहने की खुशियां भरी शुरुआत की। शकीना, जज्बाती होकर मत सोचो, जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। तुम इतने बड़े घर की बेटी होकर अयान से क्यों निकाह करना चाहती हो? आखिर उस गरीब में ऐसा क्या रखा है? अब्बास सिद्दीकी के घर रिश्ता जोड़ने के लिए बड़े बड़े घरों के बेटों के रिश्ते लाइन में लगे हैं। मगर अब्बू, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, दूसरी दफा सिर्फ समझौता होता है। हम किसी भी कीमत में अयान को नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे हमें कितनी भी जहमत क्यों ना उठानी पड़े। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। बेगम साहिबा, समझाओ अपनी लाडली को कुछ। सकीना, अब्बू सही कह रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। अयान तुम्हारी कोई भी शौक पूरे नहीं कर सकेगा। जिस गरीबी में वो जी रहे हैं वहाँ तुम्हें रूखी सूखी रोटी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। अम्मी, अब्बू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने अयान के पास जा रहे हैं। शकीना अपने अमीरी भरी जिंदगी को ठुकराकर अयान से निकाह करके ससुराल आती। अयान के कच्चे पुराने घर से उसकी गरीबी साफ झलक रही थी, जहां अयान के अब्बू हामिद, अम्मी सलमा, बहन नाफिजा रहा करते थे। उस गरीबी में वो कभी कुड़कुड़ाए नहीं, ना कभी ऊपर वाले को दोष दिया, बल्कि हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहे। आओ बहू रानी, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। अल्लाह के लिए ऐसा ना कहें अम्मी जान, जहाँ परिवार खुशी से रहता है वह गरीब खाना नहीं, बल्कि वो घर अल्लाह का बनाया आशियाना होता है। सकीना के स्वभाव में झलकता सीधापन देखकर उसके गरीब ससुराल वालों के मन का बोझ मिट जाता है और बहुत ही जल्द सकीना अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। देखते ही देखते रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। सुनिए जी, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे, आप अकरम भाई जान से थोड़े पैसे लेते आना। अरे बेगम साहिबा, तुम तो जानती ही हो, अकरम मियाँ इतने मक्कार हैं कि जब भी उनसे पैसे मांगता हूँ वो कोई ना कोई बहानेबाजी तैयार रखते हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा।
हामिद अभी बात ही कर रहा होता है कि तभी अयान कुछ फल और खजूर इत्यादि घर लाता है। अगली सुबह सलमा सहरी की तैयारी कर रही होती है, तभी सकीना उसके पास आती है। रमजान मुबारक अम्मी जान, आप अकेले ही सहरी की तैयारी कर रही हैं? हम तो नमाज पढ़कर आ ही रहे थे, फिर आपने जहमत क्यों उठाई? अरे इसमें जहमत कैसी, चलो तुम बैठो, मैं बाकी सबको बुला कर लाती हूँ। इसके बाद ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर थोड़ी सी खजूरों को आपस में बांटकर सहरी खोलते हैं। तभी नफीसा सकीना से कहती है, भाभी जान, आप तो इतने बड़े घर की बेटी रही हैं, आपके रमजान के रोजे में सहरी की थाली तो हम गरीबों के चेहरे की थाली से एकदम अलग और उम्दा होती होगी ना? उसमें बर्फी, मिठाइयाँ, खजूर, फल और भी कितना कुछ होता होगा, मगर कहाँ आपको हमारे बीच रूखा सूखा खाकर रोजा रखना पड़ रहा है। ऐसा ना कहो नफीसा, खाने की थाली से अमीरी गरीबी नहीं आंकी जाती, चलो अब खाओ। सकीना ने बड़ी सरलता से जवाब दिया। ऐसे ही दिन ढलते गए। अयान और हामिद कड़ी मेहनत करते हर ढलते दिन के साथ देखते ही देखते रमजान के रोजे खत्म होने को आ गए। वह रमजान का 29वां दिन था। शकीना नमाज पढ़ रही थी। या मेरे मौला, आज मुझे गरीब बहू के खाली हाथ खुशियों से भर दे। कल ससुराल में मेरी पहली ईद है, रहमत बख्शना परवरदिगार। शकीना जैसे ही नमाज पढ़कर उठती है तभी फोन की घंटी बजती है, जिसके साथ शकीना का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे बहू, बड़ी खुश लग रही हो, किसका फोन था? हमारे अबू का फोन था अम्मी जान, कल वो ईद के मुबारक मौके पर घर आ रहे हैं, हम सभी से मिलने। सुनो जी, कल ईद के मुबारक मौके पर बहू के मायके वाले आने वाले, इसीलिए बाजार से ईद का सामान लेते आना। उस रोज हामिद ने अकरम से पैसे मांगे तो अकरम ने उसे फटकार कर कहा, अरे हामिद, अभी तो महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी हैं, मैं तुझे पहले पैसे कैसे दे दूं? तुम गरीबों की ना यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, एक बात को लेकर गले ही पड़ जाते हो। फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने को अभी एक पाई नहीं है। अल्लाह के लिए ऐसा न कहो अकरम भाईजान, कल ईद के मुबारक मौके पर बहू के मायके वाले आने वाले हैं, उनके आगे हमारी खिल्ली उड़ जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? ऐन मौके पर अकरम मुकर गया। हामिद चिंता में भरकर खाली हाथ लौट आया। गनीमत थी कि अयान को कुछ पैसे मिले थे, जिससे वह थोड़ी बहुत सेवइयां और पकवान बनाने के लिए पाव पाव भर राशन घर ले आया था। अगले दिन ईद की मुबारक घड़ी भी आ पहुंची। तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी सकीना के गरीब ससुराल वालों की चौखट पर आ गिरी और अब्बास महंगे सूट बूट का रौब झाड़ते हुए गाड़ी से बाहर निकला। आइए समधन जी, तशरीफ लाइए। नफीसा, जाओ भाभी जान के मायके वालों के लिए नाश्ता लेकर आओ। नफीसा ईद के पर्व पर बना पकवान, खजूर और सिवई से भरी कटोरी उनके आगे परोसती है। अम्मी, अब्बू, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब्बास ने बुरा सा मुंह बनाकर थोड़ी सी सिवई चखा और झूठ मूठ का बहाना बनाकर सकीना के ससुराल वालों को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। तौबा तौबा तौबा, ये कैसा वाहियात खाना है। क्यों हामिद भाईजान, आपके यहाँ ईद के मौके पर इतनी कंजूसी के साथ मेहमान नवाजी होती है? इस सेवई को पानी में उबाल कर ले आए हैं, और ये खजूर भी सड़े गले हैं, इन पर तो जानवर भी मुंह न मारे। शकीना, तुम्हें तो खबर है तुम्हारे मायके वाले की कि ईद बिना मटन खाए मकबूल नहीं होती। अरे मटन वटन लाओ। भाई क्या हुआ, लगता है गरीबी के कारण मटन खरीदने की औकात नहीं हुई। शकीना, तुम्हें तो अपने अब्बू को बताना चाहिए था, आखिर तुम्हारे मायके वाले इतने अमीर हैं। बस कीजिए अब्बू जान, आप मेरे परिवार की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप शकीना के बब्बू न होते तो मैं जाने क्या कर जाता। आवाज नीची रखकर बात करो। अगर तुम मेरी शकीना के शौहर न होते तो मैं तुम्हारा वो हश्र करता कि तुम याद रखते। मेरी भूल सी बच्ची की खानसामा बनाकर रख दिया है। अरे पता है, हर ईद पर मेरी बच्ची लाखों के कपड़े पहना करती थी। यह पहली दफा है जब निकाह के बाद मेरी शकीना की ईद ऐसे फीकी बीत रही है। तुम गरीब ससुराल वालों की इतनी भी औकात नहीं है कि मेरी बच्ची को एक सस्ता सा ही नया कपड़ा दिलवा दो। अब्बास की बातों में झलकते गुस्से से सकीना के गरीब ससुराल वालों का सर झुक जाता है। तभी सकीना कहती है, बस कीजिए, आप मेरे ससुराल वालों का नहीं बल्कि मेरी तौहीन कर रही हैं। निकाह के बाद एक लड़की का वजूद और उसकी शानाक उसका ससुराल होता है, और अब्बू जान, अम्मी जान हमें सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। हम इतने में भी बहुत खुश हैं। शकीना बहू, वो तुम्हारे अब्बू हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र करने का और तुम खुश हो या नहीं ये जानने का हक है। हमें कोई मलाल नहीं कि तुम्हारे मायके वाले ने हमसे क्या कहा। देखा अब्बू, ये है, ऐसी सोच है मेरे ससुराल वालों की। समधी जी, समधन जी, मुझे मुआफ कर दीजिए।
अब तक मैं यही सोचता था कि गरीब और अमीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, मगर मैं गलत फहमी का कायल था, इसलिए देख ही नहीं सका कि मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के बीच कितनी घुल गई है। अरे जाने दीजिए समधी जी, चलिए ईद के इस मुबारक रोज पर सारी रंजिश मिटाकर खुशियां बांटते हैं। ये रमजान में रखे गए रोजों का फल ही था जिसने शकीना के मायके और उसके ससुराल के बीच पड़े नफरत की कड़ी को तोड़कर उन्हें प्यार के धागे में पिरो दिया। आखिर में गरीब बहू के घर आए अमीर मायके वालों ने साथ मिलकर ईद की खुशियां मनाई।